खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में बहुत अहम केसेस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा अहम केस लगा हुआ है रिजर्व सीट्स के हवाले से। इद्दत केस का फैसला भी, सज़ा मुअत्तली का फैसला आज महफूज हुआ है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज कुछ केसेस लगे हुए थे। इसके अलावा आज अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के लिए, जिसके बारे में कल हुकूमत ने कहा था कि ये कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो रहा, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो पहले से चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज इसकी बाकायदा तौर पर काबीना ने मंजूरी भी दे दी है। जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पर काफ़ी शोर मचा रही हैं, वो उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, वो समझती हैं कि इस पर पूरी मुशावरत होनी चाहिए, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होना चाहिए, फिर कोई नया ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। ये हुकूमत और हुकूमत में से भी कुछ आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि हाँ, अपोजिशन को अगर एतमाद में लिया जाएगा, तमाम सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा तो उससे ज़्यादा बेहतर समरात हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा आज जो मखसूस नशस्तों के केस में चीज़ें सामने आई हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लीडर हैं या सरबराह हैं हामिद रज़ा साहब, वो ये कहते हैं कि जी मेरे कागजात पर तो मैंने अपनी पार्टी का टिकट या अपनी पार्टी का सर्टिफिकेट जमा कराया था, लेकिन मुझे मजबूरन यानी मजबूर किया गया कि मैं आज़ाद हैसियत में लड़ूं। तो उनका ये मौक़िफ़ जो है उसके बाद क्या इस केस के ऊपर को फ़र्क पड़ेगा, इन तमाम इशूज़ पर। और फिर साथ साथ हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम मामला हल हो गए हैं या कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। इन मामलों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राना आतिफ साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। MNA हैं और ज़ाहिर पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक अजीज़ साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, खुशामदीद। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये मखसूस नशस्तों के हवाले से जो आज हामिद रज़ा साहब ने जो अपना मौक़िफ़ दिया, मैं आपको पहले सुनवाना चाहता हूँ। हामिद रज़ा साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए। हामिद रज़ा ने बासियत आज़ाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाए। उसने क्यों आज़ाद इंतखाब लड़ा है, उसके नॉमिनेशन पेपर्स मंगवाए गए। हामिद रज़ा खुद भी आ गया और इलेक्शन कमीशन उसके नॉमिनेशन पेपर्स भी ले आया। उसके ऊपर लिखा हुआ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ब्रैकेट अलायंस विद PTI ब्रैकेट बंद। ठीक है सर, मैटर रिजॉल्व। दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, दानियाल साहब हमें ज्वाइन करते हैं, उनके सामने मामला पहले रखेंगे। लेकिन तारिक जी साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं, कि कोई ट्विस्ट है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी मेरे कागजात में तो मैंने अपना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लिखा था, मुझे आज़ाद कैसे कर दिया गया? और आज जजेस की तरफ से सवालात की बौछार फिर इलेक्शन कमीशन पर भी हुई इसी मामले पर। ये हामिद रज़ा साहब ने ये बात पहले क्यों नहीं की? आज पहली दफ़ा उन्होंने कहा ना, ये मौक़िफ़ उनका पहले एकदम सामने आया। जिन लोगों ने पहले कहा है, मसलन PTI वाले बार बार कह रहे थे वो कि हमने तो अपने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया है। ये अभी खामोश बैठ रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि ये मैं इस मौक़िफ़ पे आ गए हैं, तो ठीक है, आप उनका मौक़िफ़ देखते हैं कि उसको माना जाता है नहीं माना जाता। बहर उनका अपना, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा है, लाइव कहा है, सब चल रहा था, कोर्ट्स भी देखती, इलेक्शन कमीशन भी देखे आप, तो इस पर देखें भाई क्या फैसला होता है। फिर वो सर, उनके कहने या ना कहने से वैसे तारिक साहब क्या फर्क पड़ता है? जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कागज डॉक्यूमेंट जमा कराया है तो डॉक्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट, बयान इंपॉर्टेंट नहीं है जो टीवी पे वो। हाँ जी, आप तो ये इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में बात चली गई ना, वो इसको किस तरह से देखते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, उनका मौक़िफ़ को ये नहीं कहते। इलेक्शन कमीशन वैसे तो करना चाहिए, जिससे उन्होंने कहा मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया और लाइव कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, तो उसके बाद तो कोई जवाब रह नहीं जाता उनके पास कि वो उनका मौक़िफ़ तस्लीम ना किया जाए। सही है। चलिए, वैसे राना साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से के सरबराह हामिद रज़ा साहब से जब आप अलायंस कर रहे थे तो क्या आप लोगों के इल्म में ये बात थी कि उनके आइन में लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो तो उस पार्टी में नहीं जा सकते? तो आज आप जो मखसूस नशस्तें क्लेम कर रहे हैं वो सिर्फ ख़वातीन की कर रहे हैं या अक़लियतों की, गैर मुस्लिमों की भी कर रहे हैं? देखिए जी असद साहब, बात यह कि पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये जो सही सूरत हाल है, ये जो एक आइनी बहरान पैदा किया गया, मैं तो ये कहता हूँ ये था नहीं, जो पैदा किया गया इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए ना, आज जो हम सारी इतनी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है और इतना मसले मसाइल में हम आज फंसे हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है कि आपको पता है कि इसकी एक हिस्ट्री है। ये आज से नहीं, 13 जनवरी की रात को जजमेंट आई है, जिस दिन उससे एक दिन पहले लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने थे, पार्टी ने टिकट, हमारी पार्टी ने टिकट एलोकेट करना था और 13 को हतमी लिस्ट शाया होनी थी जी, आपको याद होएगा। और वो 13 की रात को कोई 11:55 पे जी एक जजमेंट आती है जिसके नतीजे में PTI से उनका एक इंतखाबी निशान
छीन लिया जाता है। ठीक, एक सियासी जमात के पास जिसको इंतखाबी निशाना मसला उसे एक दिन चाहिए होता है, वो इलेक्शन डे होता है। अदरवाइज तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इंतखाबी निशान की, वो एक ही सिग्निफिकेंस है ना, ठीक कि है। एक कॉमन सिंबल एक जमात का, वोटर के लिए आसानी होती है, वोटर के लिए किसी को आसानी बताओ के इस लिए पार्टी किया का कौन सा जाता है। उम्मीदवार खड़ा है, उसका सिंबल क्या इसके है। अलावा तो देखिए ना, आज मुझे तो कोई सिंबल की जरूरत नहीं है, मेरी शनाख्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक, बाकी जो है वो अरेंजमेंट है वो पता किस हालात में किए गए। तो पहला सवाल तो ये है कि, और आपने प्रोसीडिंग भी देखी कि एक इस नुक्ते के ऊपर कितना एम्फसाइज किया गया कि एक पार्टी से एक इंतखाबी निशान ले लिया गया, तो वो बल्कि 6 माह 8 माह पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि इनके पास इंतखाबी निशान नहीं होएगा। वो मेरे पास, मैं तो हैरान कि उनके पास कौन सा अंदाजे ऐसा थे उनके। कि कितने ज़बरदस्त अंदाजे थे। तो मेरा ख्याल है वो चाहेंगे कि हमें और भी कुछ अंदाजे बताएं कि क्रिकेट के बारे में कुछ हमें अंदाजे बता देंगे अगले साल में क्या हो गया क्रिकेट टीम के अंदर। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है कि इसका मतलब है कि उस टाइम पे देखिए, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, मुझे टिकट इशू हो गया था, लेकिन हमने वो टिकट सबमिट भी करवा दिया आरओ को। लेकिन उस रात जब हुआ तो उस रात हम सारे, हमारे हज़ारों कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और हमने इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर वोट सारा हमारा, मुझे 1,36,000 वोट पड़ा है, 1,36,000 का 1,36,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ा है, ठीक है। क्या निशान था आपका? मेरा इंतखाबी निशान जी यही था, बोतल था इंतखाबी निशान, ठीक है। पानी की बोतल ही था ना? हाँ, पानी की बोतल ही था। शहद की क्या बोतल- परेशानी? तो शहद की बोतल ही था। शहद की तो बोतल देखें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो हुआ। उसके बाद देखें हमें और जो हालात थे, हमें एक पार्लिमानी पार्टी की हैसियत से एक जमात को पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइन करना था। चलिए इस पर मैं मजीद बात करता हूं आपसे कि आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि आप पीटीआई को भी तो ज्वाइन कर सकते थे, आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। हसन मुर्तजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तजा साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि सारे आउटस्टैंडिंग इशूज पीएमएलएन के साथ रिजॉल्व हो गए हैं या कोई नुक्ता रह भी गया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ऐसे इश्यूज जो हैं ये तो डे बाय डे होते हैं, कोई ये नहीं है कि जो एक दफ़ा रिजॉल्व हो जाएं और फिर वो इश्यूज नहीं रहते। ये तो दो इत्तेहादी जमातें हैं, दो मुख्तलिफ नज़रियात की जमातें हैं, तो वो एक इत्तेहादी हुकूमत में हैं और उस इत्तेहादी हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पे चैलेंजेस भी होंगे, उनके मसाइल भी होंगे। तो ये तो इस तरह नहीं कहा जा सकता कि वो सारे रिजॉल्व हो गए, लेकिन एक मुस्बत पेशरफ्त है, काफी हद तक वो रिजॉल्व हो गए, बाकी कुछ हो जाएंगे। हसन मुर्तजा साहब, हम ये समझ रहे थे कि आपके पीपल्स पार्टी का बॉयकॉट करने के बुनियादी इश्यूज ये हैं कि जी सैलरी क्लास पे बड़े टैक्सेस लगा दिए गए हैं, गरीब आदमी पे बड़ा बोझ डाल दिया गया है, लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटे की हो रही है बाज़ इलाकों में। लेकिन जब हकायक खुल के सामने आया तो पता लगा आपको तो कुछ इलाकों में अपने मर्जी के डिप्टी कमिश्नर चाहिए थे, मर्जी के पुलिस अफसर चाहिए थे। तो आवाम के लिए आपने क्या लिया? आपको तो अपने यानी कुछ इलाकों में अपनी मर्जी के अफसरान लगाना चाहते थे, बस यही था। देखिए, ये तो अब आपकी सोच है ना कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है, कदगन नहीं है, आप आजाद सोच रख सकते हैं। आप इस्लाह करें ना। मैं तो उस कमेटी का मेंबर हूँ, उसमें मौजूद था, मैंने तो ऐसा कोई इशू नहीं देखा। पीएसडीपी में कौन सी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंपावर हो रही थी? वन ऑफ द इश्यूज, लेकिन आपको नहीं, मुजफ्फरगढ़ में, आप राजनपुर में, एक मिनट मुल्तान में ठहरे ना। सर मर्जी के अफसर भी तो चाहिए थे ना। एक मिनट ठहरे ना, उस चीज को रहने देना, 1 बाय 1 शुरू करते हैं ना। पीएसडीपी में हमने कौन सा जी पीपल्स पार्टी को एम्पावर कर लिया है कि वो उसका जो इशू है वो कोई इशू ही नहीं है, वो पब्लिक के रिलेटेड नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि जो फ्लड इफेक्टी हैं उनका अगर घर आबाद हो जाए, उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाए, तो वो अवाम नहीं है? आप सिर्फ शहर वालों को अवाम समझते हैं या आप उन लोगों को, अशराफिया को अवाम समझते हैं? आपको कच्चे के इलाके के लोगों के मसाइल या इश्यूज जो है वो इश्यूज नजर नहीं आते जी? ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस तरह नहीं है। यकीनन ये चीजें होती हैं जहाँ गुड गवर्नेंस के इशू हों, वहाँ पे यकीनन ये होता है। हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही थी कई इलाकों में, कई जिलों में हो रही थी, हमने उस पर यकीनन ये बात कही है कि ऑफिसर्स जो है वो ईमानदार होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो किसी के लिए नहीं बल्कि अपने आप को वो समझे कि मैं इस टैक्स पेयर से पैसा ले रहा हूँ। ठीक, इसमें कौन सा इशू है? नहीं सही, ये तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि दिस इज वन ऑफ द इश्यूज आपकी एसडीपी। लेकिन आप ये भी तो था ना कि जो अगर पीपल्स पार्टी का डीसी लगे तो आप यकीनन एतराज करें,
हाँ। इस किस्म की जो एक परसेप्शन कायम करनी है, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब सर बात आप नहीं इसको है। कैटेगोरिकली डिनाई कर देना, आप कहेंगे नहीं जी हमने तो कोई डिप्टी कमिश्नर मर्जी का मांगा ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हसन कभी मुर्तजा साहब, डीसी पर, कभी डीपीओ पर इन्हिसार नहीं किया। सर नहीं किया। हमने सियासत, अवामी सियासत की है। हम किसी डीसीओ की तमन्ना नहीं रखते पंजाब में, सर, आपकी और ना कोई ही हम चाहते हैं कि कोई लगे। मुजफ्फरगढ़ में, राजनपुर में, मुल्तान में आपकी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि अपनी कोई डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ अपनी मर्जी का लगे? किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा ठीक है, टोटल जी हाँ। चले तारिक अजीज साहब आप इस पर क्या कहना ये चाहिए? जो 5 जिले मांगे हैं, बिल्कुल ये मांगे हैं 5 जिले? बिल्कुल 5 क्या मांगे मांगे हैं। मतलब? मैं मुल्तान है, रहीम जहाँ खान है, मुजफ्फरगढ़ है, राजनपुर है, बहावलपुर है। तो ये कहते हैं गुड गवर्नेंस की हमने बात की, क्या गुड गवर्नेंस इनको 5 जिलों में चाहिए, पंजाब के बाकी जिलों में नहीं चाहिए? ये दो चीज। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इन जिलों में इनका पोटेंशियल है, देख लें। इनको पता है कि हमारा पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इन इलाकों में है, थोड़ी सी अगर हुकूमत की सपोर्ट हो, इंतजामी हमारी मिल तो हम सीटें निकाल सकते हैं। बेसिकली ये फिलॉसफी है। इन्हें बाकी पंजाब में 30 जिलों में इनको गुड गवर्नेंस नहीं चाहिए, इन 5 जिलों में चाहिए। तो ये मुआहदा इनका हुआ है। हसन साहब अगर उसको नहीं मानना चाहते, ये नहीं कहते मौका दीजिएगा जी जब ये खत्म कर लें। जी मैं हसन मुर्तजा साहब आता हूँ आपके पास। हाँ, तो इन्होंने ये किया है, इनके मुतालबात मान लिए गए हैं और इनके मान लिए गए हैं। मुल्तान गिलानी सामान को ठेके पे दे दिया है, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का बड़ा एहतजाज ठेके से क्या मुराद है? मतलब उनको दे दिया, उनकी जवाबदीद पे है। वो डीपीओ जिसको लगवाए हैं, आईपीओ जिसको लगवाए हैं, डिप्टी कमिश्नर लगवाए हैं, अपना जो भी लगवाया तो उनको दे दिया गया है। बाकी रहीम जहाँ खान मखदूम महमूद साहब के वो पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरा जिला है, मेरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मेरी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, भावलपुर भी है, राजनपुर भी है। लेकिन अफसरान तो मेरिट पे लगते हैं ना जी, वो पीपल्स पार्टी या पीएमएल की ख्वाहिश पे थोड़ी लगते हैं। तो भाई कौन से मेरिट पर लगते हैं? अभी मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने अभी इसके ऊपर जो है पीएमएल, मैं मुल्तान की बात करूँ जो मेरा होम टाउन है, वहाँ मुस्लिम लीग नून ने एक मतलब उन्होंने कहा ईद के बाद हम जाके मियां नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, अपनी पार्टी से मिलेंगे, क्या आपने बाकी के जिले इस तरह ठेके पे दे दिए हैं तो हम घर बैठ जाते हैं, फिर वोट बैंक का इलेक्शन आएगा। पीएमएल के लोग मुल्तान में कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। वो एक दफ़ा मिल के भी हैं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब को बड़ी मुख्तसर मुलाकात हुई है, तो मियां साहब ने कहा कि ईद के बाद आप आएँ, हम बैठ के तमाम इशूज़ को मैं टाइम भी दूंगा, मिलूंगा भाई, इसके इशू इसको हम। आप ये कह रहे हैं कि जिन जिलों में पीपल्स पार्टी ने अपना इख्तियार मांगा है वहां पर पीएमएल के लोगों को काफी रिजर्वेशन बिल्कुल है, उनका एहतजाज है, ऑन द रिकॉर्ड भी है, और वो मिलेंगे भी, मिले भी हैं। जी हसन मुर्तजा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं दानियाल साहब के पास। गुजारिश, मैं ये तो नहीं कह सकता जी कि ये गलत कह रहे हैं, मैं ये यकीनन कहता हूँ कि इनको पता कोई नहीं है। अच्छा, तारिक अजीज साहब को तारिक अजीज साहब को आप पीएमएल की खबर को चैलेंज कर रहे हैं ऐसे? मैं नहीं कहता कि ये गलत कह रहे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनका वो एहतराम मलूके खातिर जरूर रखूंगा। 5 जिलों की नहीं 12 जिलों की हुई है, और डेवलपमेंट की बात हुई है, डेवलपमेंट फंड भी दिए जाए, ठीक है। हाँ जी, हमें इन जिलों में डेवलपमेंट फंड, जो हमारे लोग वहाँ पे हैं उनको फंड्स मिलने चाहिए। तो क्यों हम हुकूमत में अगर बाकियों को मिलते हैं तो हमने भी तो वोट दिया हुआ है ना, हमें फंड्स क्यों ना मिले? क्या पीपल्स पार्टी के बंदे का हक नहीं बनता? मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, अगर मेरी सड़क बन जाए, मेरे जिले में डेवलपमेंट हो जाए, तो मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, क्यों ना बने सड़क मेरी? सही है। चले वो कह रहे हैं ना कि जिला मुल्तान ठेके पे दे दिया गया है। हाँ। अगर एक पोस्टिंग ट्रांसफर में आपको ये पता चल जाए ना कि ये पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पे लगा है, आप बिल्कुल ये जो बयानिया है उसको बिल्कुल आप समझेंगे ये सच्चा है, वगरना ये बिल्कुल मन गढ़ंत झूठ पे मबनी है और बेबुनियाद। चले सर, अखबारों में तो बहुत लंबी लंबी तफसीलें कल छप गई हैं, ये जिले इन 5 जिलों की तफसील। अखबार ने किस दिन पीपल्स पार्टी को फेवर दी है? टीवी ने किस दिन पीपल्स पार्टी को फेवर दी है? जितने तज्जियाकार आप बिठा के रखते हैं, आज तक किसी तज्जियाकार ने कहा हमने इस मुल्क के लिए जाने दी, हमारी क़यादत से लेके कारकुन तक शहीद हुआ, आज तक किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उसका भी हक है सियासत करना। हमेशा ये कहा गया जी ये तो बड़े चोर, ये तो बड़े करप्ट, हालांकि इस मुल्क को आईन हमने दिया, इस मुल्क को एटमी ताकत हमने बनाया, इस मुल्क को स्टील मिल जैसे प्रोजेक्ट हमने दिए, इस मुल्क की सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने यकीनी बनाई, इस मुल्क के अंदर शनाख्ती कार्ड पीपल्स पार्टी ने दिया, इस मुल्क के अंदर स्टेट लाइफ जैसे इदारे आज भी मुनाफा दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कायम किए। क्या है जो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? आज तक
जब भी बात होगी पीपल्स पार्टी जी अपने लिए ताकत मांग रही है। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन फांसी चढ़ जाता है, चेयरपर्सन जो है उसको असैसिनेट कर दिया जाता है सड़क के ऊपर। कुर्बानियां हैं पीपल्स पार्टी की। और बिल्कुल सही है सर। 300 कारकुनों के हमने जनाजे उठाए हैं। हाँ। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने मुल्तान में एक डीसी लगवाना था, हमने मुल्तान में एक आरटीओ लगवाना नहीं सर, था। आप दो चीजों को मिला रहे हैं हसन मुर्तजा साहब, और थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं मुझे लग रहा है। एजेंडा पीपल्स पार्टी के सर, खिलाफ, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां, पीपल्स पार्टी के कारनामे अपनी जगह पर हैं, लेकिन आज जो पीएमएलएन के साथ आपका मामला है, आप जिस बुजदार ने पटवारी से लेकर आईटी तक आम आईटी बदले गए उस दौर में, 6 के साथ चीफ सेक्रेटरी बदले गए, उसकी कौन तारीफ करता सर। चलिए मैं दानियाल साहब से जरा राय ले लूं। हसन मुर्तजा साहब साथ रहिएगा। इसका जो दूसरा हिस्सा है, बिल्कुल गलत है। मैं इस पे एहतजाज तो कर सकता हूँ ना, मेरा बिल्कुल सर आपका एहतजाज सर आंखों पे, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये क्या हो रहा है यार, मर भी हम रहे हैं। किसी एक लीडर को तो फांसी पे चढ़वाओ, फिर हमारा मुकाबला करना। सर अल्लाह ना करे, आप क्यों किसी को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं? छतरियों के नीचे वो गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गलत हुआ सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आज अपने फैसले को गलत तस्लीम किया है, तो आप क्यों चाहते हैं कि किसी और को भी गलत फैसले के तहत जो है वो फांसी चढ़े? अल्लाह ना करे कोई चढ़े। लेकिन मुझे ये बताइए दानियाल चौधरी साहब कि तारिक अजीज साहब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मिले हैं आकर नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने कहा है, और ये लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी मुल्तान आपने पीपल्स पार्टी को ठेके पे दे दिया है, तो कुछ लोगों ने आके शिकवा किया है कि जनाब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी सियासत तो खत्म हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपके ग्रीवेंसेस ठीक है, लेकिन ईद के बाद आए तफसील से बैठते हैं फिर बात करते हैं। क्या अब चल रहा है पीएमएलएन के अंदर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। मैं कोई इस मुलाकात का तो कोई जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, मैं उसमें ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि आई वाज देयर। जो बात और चीज़ें हैं वो डेवलपमेंटल फंड और डेवलपमेंटल चीज़ों के ऊपर हुई है, और जहाँ तक डेवलपमेंटल का काम है, चीज़ें हैं, तो वो उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और मुल्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वो सीटें जीत के आए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लोगों को इग्नोर करेंगे। हमारे जो अपने लोग हैं वो हमारी स्ट्रेंथ हैं और हमारी पहचान है, और जो हमारे अपने लोग हैं किया जाएगा से मुराद ये है कि अकोमोडेट होंगे, उनको हम साथ लेकर चलेंगे। डेवलपमेंट फंड है उसमें शेयर दिया जाएगा, बस ये है आपकी मुराद अकोमोडेट करने से? जी 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 जी, उनको भी डेवलपमेंट फंड मिलेगा, और जो हमारे साथ पीपल्स पार्टी है जिन सीटों पे जीती हुई है उनको भी मिलेगा, और चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ, जिन सीटों पे पीएमएलएन जीती हुई है सेम पेज सेम नोट लेके चला जाएगा। सर देखें, हमारे तो पीटीआई तो हमारे साथ अलायंस में नहीं है, और पीटीआई जो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ नहीं है, लेकिन उन हलकों में काम किया जाएगा, डेफिनेटली होगा। ये तो खाली ये होता है कि जो उसको पेटर्नाइज कौन करता है या उसको बेबी को अडॉप्ट कौन करता है, तो उन हलकों में हम इंशाल्लाह खुद अडॉप्ट करेंगे, खुद काम करेंगे। हमारे नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट खुद उसको अडॉप्ट करेगी और इंशाल्लाह उधर भी काम करेगी। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी में ये कभी भी नहीं कि अगर जहां हमसे हारे हों उस इलाके से हम बदला लें या उसको साथ ज्यादती करें या उसको इग्नोर करें। दिस हैज़ नेवर बीन ऑन पॉलिसी एंड दिस विल नॉट बी आवर पॉलिसी। और इंशाल्लाह अक्रॉस द बोर्ड जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो जहां पीएमएलएन जीती हुई है या कोई और जमात जीती है, उस इलाके के लोगों के लिए फंड डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह होगी, और इंशाल्लाह उनके काम जो हैं, इशूज़ हैं, उनको हम करेंगे। और हमने हमेशा किया, ये हमारा दिस हैज़ बीन आवर फोर्टे। हमारा अगर कोई देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ ही हमारा काम है। हमने तो ना सोशल मीडिया में प्राइम मिनिस्टर्स बनाए, ना हमने सोशल मीडिया में मुल्क को तोड़ा, ना हमने 9 मई गई, ना हमने गाली गलोच की सियासत को फ़रोग दिया। ये हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं है, ये हमारा तरीका सियासत का है नहीं। और हमारा सियासत का तरीका और हमेशा एक ही रहा है, और वो ये है कि हमने डिलीवर किया, डिलीवरेंस की सियासत की। वो हम लाहौर की सीट हारे या जीते, हमने काम किया। रावलपिंडी की सीट हम हारे या जीते, हम रावलपिंडी की सीट 2 दफ़ा में हराया गया, 10 साल नॉन स्टॉप। लेकिन हमने मेट्रोज बनाए, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हमने कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, आप जो बड़ा प्रोजेक्ट का नाम लें वो हमारी जमात ने बनाया। इसी तरह मुल्तान हो जाए या सरगोदा हो जाए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहचान है या उनकी छाप है। तो इंशाल्लाह उसी मैनिफेस्टो को आगे लेके बढ़ेंगे, और आपको नजर आएगा कि एक पॉजिटिव तरीके से हम लोगों के काम भी करेंगे, और जो हमारे साथ अलायंस में लोग हैं उनको साथ लेके भी चलेंगे। चलें, बिल्कुल सही है सर। मैं दूसरे मौजू पर आने से पहले सिर्फ एक कॉमेंट
कमेंट राना साहब का ले लूँ, फैसलाबाद तो सारा पीटीआई जीती है, राना साहब वहाँ पे भी काम हो रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ज़रा थोड़ा आई वुड लाइक टू कमेंट। देखिए ये जैसे इन्होंने बात की ये दानियाल साहब ने कि जी हम तो कोई सोशल मीडिया पे या नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया को हर जमात यूज़ करती है, अवाम पज़ीराई कई जमातों की नहीं है, कई जमातों की पज़ीराई है, लेकिन कम अज़ कम हमने फॉर्म 47 पे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया था इमरान खान साहब को, अवाम के वोटों से और जेन्युइन तरीके से इलेक्ट करवाया था। 20 सीटें जीत के प्राइम मिनिस्टर हमने डिक्लेयर नहीं किया था। पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा ये है, आई थिंक ये पीपल्स पार्टी और नूनी ने आपस में फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा जैसे आप फेक गवर्नमेंट है ना, इसी तरह हम एक फेक ऑपोजिशन बन जाते हैं। इनका कोई इतनी लंबी डिबेट करने के लिए इनका आपस में मुकमुका है, ये सिर्फ फेक ऑपोजिशन ये प्ले करते हैं कि ताकि पार्लियामेंट के अंदर ये लगे। पहले आपको याद होगा कि पहले ये 14 माह की पीडीएम के गवर्नमेंट के अंदर ये दोनों इकट्ठे एक साथ थे। जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई है, वो जो कि कोalition पार्टनर थे जिन्होंने हुकूमत में साथ थे, वो साथ तनकीद शुरू कर दी, जैसे पाकिस्तानी अवाम। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम इन जमातों का पसंद नहीं करती। आप हैरान होंगे, मेरे हल्के के अंदर पीपल्स पार्टी के पास MNA का कैंडिडेट ही नहीं है। फैसलाबाद सिटी के अंदर मेरे ख्याल 4 या 5 हल्कों में थे, इनके पास MNA का कैंडिडेट ही नहीं था, और सिर्फ PP का कैंडिडेट था, उसके 1100 शायद वोट थे। और मुझे गलत फहमी में, क्योंकि मैंने PP के भी कागज़ जमा कराए थे, मुझे गलत फहमी में उससे ज़्यादा वोट पड़ गए। तो ये तो आलम है पीपल्स पार्टी का, जो बात करते हैं ना अवामी सियासत, अवाम ने इनकी सियासत को देख लिया होगा। ये फैसला पीपल्स पार्टी ने तो फैसलाबाद में क्लेम भी नहीं किया ना। नहीं, वैसे मैं बात कह रहा हूँ कि अवाम की सियासत वो तो की बात कर रहे थे में ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, वहीं के लिए वो PhD भी वो पंजाब में 141 हल्कों में 6 हल्कों में स्ट्रेंथ होएगी, नेशनल असेंबली के 7 में होएगी, 10 में होएगी, और तो बाकी कुछ नहीं है जी। अच्छा जी, बाकी आप ये बात कर रहे थे कि इनकी ये दोनों जमातें, इसलिए मैं नहीं समझता कि इनका आपस में इनका कोई इख्तलाफ है। ये सिर्फ एक वो टोपी ड्रामा है, ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अभी आप देखिएगा कि ये 1-2 माह बाद ये कैबिनेट में भी बैठे होंगे, ये पंजाब गवर्नमेंट में भी हिस्सा लेने की करेंगे, और ये इसी तनख्वाह पे ये काम चलता है। कैबिनेट में तो नहीं आ रहे, उन्होंने कैटेगरी के लिए कह दी नहीं। आप देख लीजिएगा, मैं आज आपको प्रोग्राम आपके कह के जा रहा हूँ कि अगर फेडरल कैबिनेट में सिर्फ इसलिए कि अगर इनको लगा कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अनपॉपुलर है, लेकिन पीपल्स पार्टी को तो कोई डिसएडवांटेज है नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनको पॉपुलरिटी अनपॉपुलरिटी का मसला नहीं है। और बाय द वे से अब नूनी को भी मसला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम खुद फॉर्म 47 पे हैं, तो वोट बैंक नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो ऑलरेडी बहुत नीचे है। चलिए एक छोटे सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके जरा 2-3 और इश्यूज पर बात करते हैं। खासतौर पर बिलावल साहब ने आज कहा है, मैं हसन मुर्तज़ा साहब से इस पर राय लूंगा। बिलावल साहब ने कहा है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, और वो कहते हैं ये तो हमारे सबके मैनिफेस्टोज में शामिल था। क्या ये मुमकिन है? और फिर अज़्म इस्तेहकाम जो है उसके लिए क्या जो हुकूमती पार्टनर्स हैं वो अपोजिशन को एतमाद में लेने का इरादा रखते हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहते हैं आज शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये तस्लीम किया है कि हमें IMF का बजट बनाना पड़ा है, या IMF के कहने पर जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो उनके साथ मिलकर करना पड़ा है। सुनिए शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा है। फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिले। हसन मुर्तज़ा साहब, जब पीपल्स पार्टी ने बजट पर एतराज़ किया तो खबरें ये हैं कि PMLN ने कहा कि जनाब हमने कौन सा कोई अपनी मर्जी बहुत ज़्यादा शामिल किया है, ये हमारी जेब में चीज़ें हैं, हम इतना ही कर सकते थे, IMF की शराइत हैं, बताएं अब हम क्या करते हैं इसमें। कुछ इस किस्म का जवाब पीपल्स पार्टी को PMLN की तरफ से मिला है? देखिए, ये तो अंदर की कोई बात आपको पता हो, तो मेरा तो इतना मैं नहीं समझता कि मैं कोई अंदर के हालात जानता हूँ। वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं या अल्लाह जानते हैं जी। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, मुआशी हालात को देखते हुए और हुकूमत की मुआशी मजबूरियों को देखते हुए आपको ये उज़्र तो काबिल कबूल है ना कि हाँ ठीक है, आप यानी आपका मुतमिन तो होते हैं ना बजट के हवाले से? देखें, बजट के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के रिजॉल्व करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वो हो जाएंगे आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अब उस पर मैं नहीं समझता कि इतनी तशवीश होनी चाहिए कि वो IMF का बजट है, वो
हुकूमत ने बनाया है, पीपल्स पार्टी क्या, ये सारी चीजें तो जिन्नी है। पीपल्स पार्टी का जो उसूली मौकफ है, जो नून लीग का है, हम आपस में बैठेंगे। हम मीडिया मैसेजिंग मैं नहीं समझता कि वो मुनासिब चीज है। जब देखे ना, जब खबरें चलती हैं इसहाक डार साहब और बिलावल साहब इकट्ठे कमरे से बाहर आ रहे हैं कि जनाब सारे मामला हल हो गए, मना लिया गया, बिलावल साहब ने बॉयकॉट खत्म कर दिया, तो ये सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो इससे आप ये तो तजस्सुस होगा ना फिर कमरे के अंदर क्या बहस हुई है। देखें, हम सियासतदान हैं, हमने बैठ के बातचीत के जरिए ही मामला हल करने हैं ना, हमने इंतशार तो नहीं फैलाना। हमने तो ये सियासत नहीं करनी कि हम इस मुल्क को तोड़ने की बात करें, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। बिल्कुल हम सही है। किस तरह से हम ये कह दें कि हम किसी सियासतदान के साथ बैठेंगे नहीं, हम अंदर, हाँ फ्रंट डोर से निकलेंगे, बैक डोर वाला हमारे में कोई चक्कर नहीं है। नहीं सर, मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल यह है कि आप इस बात पर को तो मानते हैं ना कि हुकूमत के पास कुशन बहुत कम था, IMF की कदगने हैं, शराइत हैं, हुकूमत इसमें यही कुछ कर सकती थी जो कुछ किया है, इसमें आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते। देखें, जब IMF से आप कर्जा लेते हैं तो यकीनन उनकी शराइत भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अपनी आवाम को कुचल दिया जाता है। अपनी आवाम को कुशन जो है वो प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट ने, IMF ने तो नहीं करना। उन्होंने तो कर्जा दिया है, वो करेंगे। ये निगोशिएशन तो IMF के साथ गवर्नमेंट की सतह पे होनी है ना, उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मुतमिन करना है। अब वो किस हद तक कर पाएंगे, किस हद तक इत्तेहादी कुछ गेन कर पाएंगे, तो ये चीजें तो मेरा ख्याल है निगोशिएशन के साथ हर गवर्नमेंट करती है। क्या IMF के पास जब गए थे तहरीक इंसाफ वाले, तो उस वक्त बजट किसने दिया था? कौन सा कुशन था उस वक्त लोगों के पास? तो 60 रुपए से पेट्रोल जो है वो 150-200 रुपए तक चला गया था। तो उस वक्त किसको इल्जाम दिया जाए कि ये किस वजह से हुआ है? ये हुकूमतों का काम है, हुकूमत उसको जो मुनासिब समझती है इन सारे वसाइल की मौजूदगी में और मसाइल के जो अंबार हैं, जो चैलेंजेस खड़े हैं, पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं, उनको मीट करने के लिए हुकूमत को सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो ये तो इत्तेहादियों का और उनका मामला है, ठीक है, इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा। चलिए, बिल्कुल सही है। ये तारिक अजीज साहब, नवाज शरीफ साहब बजट सेशन में क्यों शिरकत नहीं कर रहे? क्यों उन्होंने छुट्टियां अप्लाई की और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उनकी छुट्टियां कबूल कर ली हैं? वो क्यों नाराज हैं? ये तो दानियाल बेहतर बता सके कि उनकी पार्टी है कि वो नवाज शरीफ साहब की। पहले आपसे खबर लूंगा ताकि उसकी तरदीद कर सके। हाँ, मुझे ये पता है कि वो ईद के बाद उन्होंने कहा कि उनको जो लोग मिले हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पे सीनेटर्स भी मिले थे मरी में, तो उन्होंने कहा कि मैं ईद के बाद जो है कराची सबसे पहले विजिट करूँगा, उसके बाद वहाँ सूबे में जाऊँगा, सब लोगों से मिलूंगा, पार्टी के लोगों का आना जाना, एक उनकी एक्टिविटी अभी बाकायदा उनकी शुरू होने लगी है, इनको शेड्यूल पता होगा। हसन मुर्तज़ा साहब अगर सुना है तो मैं उनसे माजरत के साथ, उनका बड़ा दिल दुखा है, उन्होंने दिल पे ले लिया है, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। उन्होंने कहा हमने कुर्बानियाँ DC के लिए नहीं दी थी, तो डेवलपमेंट फंड के लिए दी थी आपने? उन्होंने कहा हमने कोई DC लगवाने के लिए तो कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, तो आपने डेवलपमेंट फंड के लिए वो कहते हैं ना कि हमने किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो आवाम का हक है ना, आवाम को तरक्याती स्कीमें मिलनी चाहिए, ठीक है, तो वो आवाम के लिए दी है उन्होंने, ये तो वो कह रहे हैं ना। तो मैं उनसे माजरत साहब भी उनका बड़ा उन्होंने दिल पे ले लिया है। अच्छा, नहीं दिल पे नहीं लिया। अच्छा, ये बताएं तारिक साहब कि ये जो खबरें कल छपी हैं कि नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर नाराज हैं, जो गरीब और पसमानदा तबके पर ये टैक्सेस का बोझ डाला गया है, इस वजह से वो बजट सेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, और वो कहते हैं कि जी मैं इसको अप्रूव करवाने के लिए वोट नहीं डालूंगा। अब इस पर मेरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब है, उनकी हमेशा जो है प्रायोरिटी रही है कि हम मैक्सिमम गरीब लोगों पर कम टैक्स लगे। उनकी एक बड़ी पार्टी है, पंजाब उनका बेस है, तो जो है कल को उन्हें इलेक्शन भी लड़ना है, ज़ाहिर उन्होंने जाना है, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ को रिलीफ फराम किया जाए। हमेशा वो जब भी CM के साहब से उनकी मुलाकात होती थी, वो अपनी बेटी को भी CM वहाँ पंजाब में भी ये कहते हैं कि लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना, कम टैक्स रखें, ये काम करें, ये उनकी हिदायत मुकम्मल वहाँ पे पहुँचती रहती हैं। और यहाँ भी उनकी यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि ये बजट जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि IMF के कहने पर बनाया गया है, तो लेकिन इसकी पॉजिटिव बात ये भी है कि शहबाज शरीफ ने ये भी कहा है कि ये आखिर हमारा IMF का होगा, तो इंशाल्लाह हम इसको छोड़ देंगे, निकल आएंगे, जैसे पहले भी इन्होंने छोड़ दिया था, निकल आया था IMF के चुंगल से। तो अब इसकी एग्जैक्ट मियाँ साहब क्यों नाराज बैठे हैं, वैसी छुट्टी लें, उनकी सेहत का इशू है, या वो बजट से ये यकीनी तौर पर वो
इतना ज़्यादा वो इन बजट पे इसके टैक्सेस के ऊपर आवाम के ऊपर कोई चीज़ है तो वो ज़्यादा खुश नहीं होते। कोई भी जिसका पार्टी होता है तो वो खुश नहीं होता, तो ज़ाहिर उसको पे बैक करना पड़ता है, अल्टीमेटली पे बैक। दानियाल साहब क्या, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए कितना मुश्किल है कन्विंस करना पार्टी कायद को कि जी ये मजबूरी थी, IMF की शराइत थी, इससे बढ़कर रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। नवाज शरीफ साहब नाराज होकर इजलास ही में शिरकत नहीं कर रहे कि मैं तो इस बजट को वोट नहीं कर सकता। नहीं, देखें इस तरह की तो कोई बात नहीं है। जो मियाँ साहब हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि इस मुल्क के क्या हालात हैं। और ये जो बजट है ये एक मैंने हमेशा एक बार ये कि ये बजट जो है एक नॉर्मल मुल्क का बजट नहीं है, ये एक ज़ख्मी मुल्क का बजट है। और ये उस मुल्क का बजट है जिसको चाकू मार मार के ज़ख्मी किया गया है। और जब ज़ख्मी किया गया है और खून बह रहा है और 4 साल बहता रहा, KP में 11 साल वो खून बहता रहा, तो जब आप फिर उस ज़ख्मी मुल्क को जब बजट देते हैं तो फिर वो ऐसा ही होता है। हम तो हाथ पांव बांधे हुए IMF के पास गए, हम तो हाथ, और किसकी वजह से बांधे थे हमारे हाथ पांव? इनकी वजह से, इनके तरीकों की वजह से, ये जो मिस कमिटमेंट्स करते रहे, जो पाकिस्तान को आइसोलेशन में ले गए। लेकिन उन हाथ पांव बंधे होने के बावजूद जो हमने IMF से नेगोशिएट किया है, जो हम IMF से बात करके जो हम पैकेज लेके आए, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सक्सेस है। लेकिन ये सक्सेस ज़्यादा अर्सा चल नहीं सकती अगर चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर ना हुए। हम इस साल तो ये ले आए, हम इस साल तो 50,000 के ऊपर बंदे के ऊपर जो सैलरी लेता है उसके ऊपर टैक्स हमने वेव ऑफ करवा दिया। 1 लाख वाले के ऊपर बड़ा थोड़ा हमने टैक्स लगवाया, 2,000 रुपया। लेकिन ये जो आगे आने वाले साल हैं ये और मुश्किल हैं कि हमने डिलीवर करना है, हमने डिलीवरेंस की सियासत करनी है। और अगर हम सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर और सोशल मीडिया पे चीफ मिनिस्टर और सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स इनकी हुकूमत चलाते रहे तो फिर नहीं बन सकता। हमारे जो पुराने हमसे पहले ये बैठे हुए थे, इन्होंने सिर्फ 4 साल ये किया। 4 साल इनके लिए IT जो था वो इमरान खान का सोशल मीडिया, इमरान खान का फेसबुक, PTI का फेसबुक था। जो भर्तियां हुई वो इसमें थी। कोई IT में एक्सपोर्ट नहीं हुई, कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई। मुल्क को जब इनकी बात ना मानी गई तो इन्होंने कहा जलाओ घिराओ, मुल्क को बंद कर दो, आग लगा दो, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करो, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर दो। 9 मई जो क्या नाम है, उस दिन जो शोधाओं के मुजस्मे इन्होंने जलाए, जो जहाज़ जो इंडिया के जहाज़ों को आग लगाते रहे उनको इन्होंने आग लगाया। देखिए इनकी ये सोच जो है वो जो है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हैं, उसकी वजह से ये बजट आया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, पाकिस्तान एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा। ये मुल्क को आग लगाएं, ये मुल्क को बंद करें, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये तो बता दीजिए दानियाल साहब फिर कि चले ये तो सही है, मजबूरी में बजट बनाया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों शिरकत नहीं कर रहे? छुट्टियां क्यों अप्लाई की उन्होंने? उनको कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से कल उनकी छुट्टियां अप्रूव हुई हैं, ये क्यों हुआ? छुट्टियां मांगी क्यों गई हैं? देखिए वो तो मैं आई कांट कॉमेंट ऑन इट एज आई एम नॉट अवेयर। लेकिन जहाँ तक आपने जो पहली बात की, जो उनके डिफरेंसेस हैं या उनको कोई ग्रीवियंसेस हैं, उनको ग्रीवियंसेस भी नहीं है, उनके डिफरेंसेस भी नहीं है। वो उस चीज़ पे बिल्कुल ही कीप्स अ हार्ट और ही इज़ अपसेट कि अपसेट फॉर द फैक्ट कि 2017 में मैं पाकिस्तान को किधर छोड़ के गया था। पाकिस्तान जिसको फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी कहता था ब्लूम्सबर्ग और इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तान फास्टर लेकिन सर आज उनकी हुकूमत है, आज उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए ना कि बजट सेशन से छुट्टियां कर लेनी चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपने तजर्बे की रोशनी में आज तो नवाज शरीफ साहब अगर बजट सेशन में जाते जी, मियाँ साहब जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी एडवाइस भी दे रहे हैं, उनका पूरा हम तमाम जो हैं हम उनके नुमाइंदे हैं, हम तमाम अपना रोल प्ले करें। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो उस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ प्लेइंग हिज रोल एज वेल। और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। और वो बेहतरी मैं और आप, मेरे और आपके कहने से नहीं होती, इंशाल्लाह उम्मीद जवाब दे रही है जब पाकिस्तान के जाएंगी इंशाल्लाह हाईएस्ट इंडेक्स पे चलेगी। बेहतरी जो है जब इन्फ्लेशन कम हो रही है, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, तो तमाम चीजें पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रही है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सही है सर, महंगाई कमी हो रही है। मैं जरा राना आतिफ साहब का नुक्ता नजर ले लूं। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि भाई ये तो IMF का बजट है, हमारे एक इख्तियार में क्या था इन हालात में, जो आपको पता ही है क्या हालात आपकी हुकूमत उनको देकर गई है, क्या करते वो? आप उनसे क्यों ये तकाजा कर रहे हैं कि वो आवाम को छूट दें? देखिए ये जो शहबाज शरीफ साहब ने आज जो असेंबली में बात की है, पहले तो मैं ऑब्वियसली ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि जी मैं बेशक वो फॉर्म 47 की प्राइम मिनिस्टर है, 20 सीटें जीत के, लेकिन चलें कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी का ख्याल कर लें। देखें ये 2 साल पहले जब इन्होंने जब ये इन्होंने हुकूमत ली, 2 साल पहले इन्होंने,
और वो आपको पता है, उसमें अब जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत कैसे ली गई, अब तो वो ज़बान ज़द आम है। इन्होंने ये प्री टैक्स यूज़ किया जी, देखिए हम यहाँ पे मईशत को बचाने के लिए आए हैं, वो मईशत को बचाने के लिए जो मईशत 6.5% की रफ्तार से ग्रो कर रही थी, उसको ये मनफी 0.2% पे कॉन्ट्रैक्शन पे ये ले गए इकॉनमी को। जहाँ हमारे पास 20 अरब डॉलर के रिज़र्व से वो रिज़र्व इन्होंने सारे डिप्लीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी जो कहाँ गए वो पैसे, जो बिजली के जो निर्ख थे, वो मैं आपको बताता हूँ, बिजली के घर तो नहीं लेके ना सर, जो निर्ख थे, वो जो बिजली के 17 रुपए था पर यूनिट, वो ये 80 रुपए यूनिट पे अभी ये लेके जा चुके हैं। पिछले 2 साल से यही हुकूमत कर रहे हैं ना, जैसे भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी जो एक्सपोर्ट थी, अभी ये दानियाल साहब बात कर रहे थे कि हमारी जी बड़ी कोई ग्रोथ है, इनको शायद ये पता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में हमेशा एक्सपोर्ट नेगेटिव गई है। 2013 से 18 तक माइनस आपकी $2 बिलियन की एक्सपोर्ट आपकी कम हुई थी पीपल्स पार्टी से, ठीक है। उसके बाद ये 14 माह में इन्होंने एक्सपोर्ट $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी और $4 बिलियन आपकी रेमिटेंस कम कर दी। हमारी हमने रेमिटेंस ऑलमोस्ट डबल कर दी थी, इमरान खान साहब के दौर में हो गई थी। 2 साल कंसेक्टिव 6% से ऊपर की ग्रोथ थी। उसके अलावा अभी ये जो डॉक्टर हफीज़ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हफीज़ पाशा साहब ने, वो कोई PTI के नहीं, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट 50 ईयर लोएस्ट पे जा चुकी है, इन्फ्लेशन 50 ईयर हाईएस्ट है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो इनके बड़े इनके चाहने वाले थे, इनके बड़े मोतमद ख़ास थे, उन्होंने कहा कि जब PTI से हुकूमत ली गई, मुल्क में कोई इकनॉमिक प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट रेट 10 से 11% था, ये 27% पे ये इंटरेस्ट रेट लेके चले गए। वो तो अब ज़ुबैर साहब तो पार्टी छोड़ चुके हैं, नहीं वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, वो इससे पहले भी कहते हैं, वो पिछले 6 माह से ये बात दोहरा रहे हैं। मिफ्ता साहब ने, इवन शाहिद का खान अब्बासी ने ये बात की। अगर आप ये कहें कि अगर इनकी पार्टी में कुछ थोड़ी बहुत जो इकोनॉमिक्स जो लोग समझते थे, जिनको थोड़ा इकोनॉमिक्स का पता था, बाकी तो आम आना सी बातें होती हैं जी, वो तो आप जहाँ मर्जी बात को ले जाएं, लेकिन इकोनॉमिक्स आपको फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। अगली बात आप मुझे बताएं कि ये जो है आपके जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, वो कहाँ के कहाँ चले गए। डॉलर 172 का था जिसने हमने हुकूमत छोड़ के गए, ये डॉलर तकरीबन इनके दौर में 300 रुपये पे भी चला जा चुका था। सो मैं आपको क्या क्या बताऊँ, क्या क्या दास्तान आपको सुनाऊँ कि किस तरह इन्होंने इकॉनमी को, और अब वो 2 साल बाद इन्होंने कहा था कि हमने इकॉनमी को बचा लिया ग्रो करने से। मेरे ख्याल में उनकी मुराद ये थी कि 6.5% से नेगेटिव पे ले जाके बचा लिया गया। और जो हमें ये हुकूमत दे के गए थे, तहरीक का बदतरीन खसारा, $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। हमारे पास 10 दिन की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे, आपको पता होगा पूरी दुनिया के। और आखिरी साल मैं बताऊं, डॉलर को स्टेबलाइज रखने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने माशी माहिरीन है, देखिए ये बड़ा जो इकोनॉमिक्स है ना, ये आम बातों से नहीं आप लोगों कर सकते। इन्होंने $10 बिलियन फेंका ओपन मार्केट के अंदर सिर्फ डॉलर को आर्टिफिशियल स्टेबलाइज करने के लिए, और फिर भी $2 बिलियन एक्सपोर्ट आपकी कम हो गई थी। ठीक है, तो कहने की मुराद ये कि जो जिस तरह PTI और इमरान खान साहब ने इस हुकूमत को, इकोनॉमी को संभाला था। और बाय द वे आखिरी बात मैं बताऊं, उसमें कोविड था, दुनिया की तारीख का सबसे बदतरीन, दुनिया की माशतें सुकड़ी थी, और उस जमाने में मुल्कों के कर्जे 4 गुना बढ़े। और मैं आपको बात बताऊं, जितना हमने कर्जा तकरीबन 4 साल में लिया, इन्होंने 14 माह में उससे 2000 अरब रुपया कर्जा ज्यादा लिया। हमने 17,000 अरब रुपया कर्जा लिया 4 साल में, इन्होंने 14 माह में 19,000 अरब रुपया का कर्जा लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वो नैब की बात जो बिलावल साहब ने आज की है, उस पर PMLN की राय क्या है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलावल साहब को मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, जिन्होंने आज ये कहा है कि हमारे तमाम पार्टीज के मैनिफेस्टो में था कि नैब को खत्म किया जाएगा, तो वो समझते हैं कि नैब को खत्म होना चाहिए। सुनिए बिलावल साहब ने क्या कहा। सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है, वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे। और जो बिजनेसमैन है वो तो बड़े डरपोक होते हैं जनाब स्पीकर, वो तो भाग जाते हैं। तो ये हम सब की मंशूर में मौजूद है, मेरा तो कब से, आजकल तो आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना है।
तारिक अजीज साहब, ये बातें जो हैं वो शायद खाकान अब्बासी भी करते रहे, खुर्शीद शाह साहब भी करते रहे, और भी लोग कहते रहे, मुख्तलिफ पार्टीज के लोगों की ये राय रही है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा बन चुका है। आप इत्तफाक करते हैं कि इस तरह होना चाहिए? जी बिल्कुल। नैब जो है वो उसका हमेशा जो भी गवर्नमेंट में होती है, जो भी गवर्नमेंट पावर में पोलिटिकल पार्टीज होती है, मुखालफिन के लिए इसका नैब को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बड़ी मतलब आम सी बात है। और आपको पता है कि जो है नैब कभी, आप देखें ना, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में है फर्ज करें, तो पीटीआई का कोई बदल नैब में नहीं आता। मुस्लिम लीग नून की है तो पीटीआई वाले नैब में आ गए हैं। तो ये विक्टिमाइजेशन के लिए ही है। और ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मैनिफेस्टो में भी है, इन्होंने वादा भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अपोजिशन में पार्टियाँ होती हैं तो इनको याद आता है कि वो जो है नैब ख़त्म होना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट जो PMLN की थी उसमें नैब कवानीन को तरमीम करके नैब को ज़्यादा अख्तियार दिए गए थे। तो शायद खाकान साहब भी हमेशा से यही कहते हैं, खुर्शीद शाह साहब भी यही कहते हैं, अभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा कि इस नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। और यकीनन ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आज तक मुझे बताया कि नैब का कोई रिजल्ट ऐसा अच्छा रिजल्ट आया हो। और सिवाय वही बात मतलब है कि जिस पीटीआई की गवर्नमेंट है नून वाले जेल में है, नून की गवर्नमेंट पीटीआई वाले जेल में है। तो पाकिस्तान बल्कि अब तो ये हो रहा है कि नैब जो है वो अपने पुराने बनाए हुए रेफरेंसेस को करेक्ट कर रही है। तोशाखाना का रेफरेंस जो गाड़ियों वाला था, वो कहते नहीं जी ये गाड़ियां जो हैं वो तोशाखाना से नहीं ली गई थी, ये तो सरकारी पूल से ली गई थी, ट्रांसपोर्ट पूल से ली गई थी। तो नैब अपने बनाए हुए रेफरेंसेस में यूटर्न ले रहा है। अब देखो पीटीआई गवर्नमेंट के जितने लोग ये जेल में गए थे, शायद खाकान अब्बासी साहब गए थे, हसन इकबाल साहब, ख्वाजा साहब को नैब ने क्लीन चिट देके भेजा है। ख्वाजा साहब भी को नैब सब कुछ क्लीन चिट देगी है। तो इसमें पूछा जाए भी आपने 6 साल 7 साल काम किया, 5 साल काम किया, एक बंदे को जेल में डाला, उसके बाद नहीं, बल्कि आप तो दानियाल साहब से पूछता हूँ, दानियाल सर अब तो ये हुआ है कि ऑर्डिनेंस आया है और उस ऑर्डिनेंस में बदनीयती पर मबनी केस बनाने वाले अफसर की सजा को 5 साल से कम करके 2 साल का कर दिया गया है। और ऑर्डिनेंस जो है उसमें जो रिमांड की मुद्दत है उसको 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दी गई है। तो एक तरफ बिलावल साहब नैब को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इत्तेहाद मिलकर उसको स्ट्रेंथन भी कर रहा है ताकि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा सके ओपोनेंट्स को। देखिए जी, पहली बात है जहाँ तक विक्टिमाइज करने की बात है, तो अगर हमने विक्टिमाइज करना होता तो हम ये पहले रिलैक्सेशन ना लेके आते। ये विक्टिमाइज करना होता तो इनको उठा के पकड़ के करते। हमारे और हमारी जमात के लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल जेलों में गुजार चुके हैं और हमने ये तमाम चीज़ें फेस की हैं। हमने जो ज़्यादतियाँ फेस की हैं, हमारे हर लीडर्स छोटे से बड़े तक वो ये सोच भी नहीं सकते 3-3 साल जेलों में रहकर। लेकिन इसके बावजूद आई डू नॉट, देखिए मैं इस मैक्सिम को सपोर्ट करता हूँ कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और मैं इस ऑर्डिनेंस को किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इनके अपने ग्रीवियंसेस हैं और हम ये चाहते हैं, और तो बहुत पार्लियामेंटेरियंस हैं। देखें कि नैब का जो एम्बिट है वो इतना वाइड है कि वो किसी को भी उठा के पकड़ सकता है, ब्लैकमेल करता है। अगर कानूनी शहादत के तहत 302 के केस में 14 दिन का रिमांड है तो फिर नैब में भी इतना ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 14 डेज। और जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, देखें हमारी ना सोच, देखें यही नैब के ऑर्डिनेंस पहले भी थे लेकिन हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की 2018 में। जो सोच जब वो बंदर के हाथ में उस तरह आता है ना, तो वो फिर उसका क्या हाल करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आज हम एक समझदार हुकूमत है, हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, हम इसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बंदरों के हाथ में जाएगा, वो कोई भी हो, तो फिर इसको मिसयूज़ किया जाएगा, इसको अब्यूज़ किया जाएगा, इससे लोगों को अब्यूज़ किया जाएगा। खात्मा आप समझते हैं बिलावल साहब की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं दानियाल साहब? मैं 100% एग्री करता हूँ कि देखें कि इस मुल्क में जो सियासतदान है वो मासूम बंदा है। आपके जो पावर्स हैं, चीज़ें हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के पास होती हैं। हकीकत में सियासतदान क्या कर सकता है अपने गली मोहल्ले नाली के ऊपर? इसमें क्या करप्शन कर सकता है? बेचारा क्या ही करता है। देखिए इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं फ्लॉज होते हैं वो तो शायद होते हैं, लेकिन हर लॉ जो है वो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल बंदे के ऊपर नहीं बनना चाहिए। हर दुनिया में, पूरी मुल्क में पार्लियामेंट की सॉवरेंटी, पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ की बात करती है। हम तो कागज़ के ऊपर साइन करते हुए डरते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी बाहर पढ़ा, बाहर रहा, धड़ल्ले से काम किया। तारिक साहब जानते हैं मैं जिस कागज़ पे साइन करता हूँ ना, तो मुझे बाज़ दफ़ा खौफ आता है कि शायद मैं अपने आगे आने वाले वारंट पे साइन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आप अच्छे हो बुरे हो, आपको कोई उठा के आपको कहेगा आप करप्ट हो, कोई उठा के कहेगा आप कातिल हो, कोई उठा के कहेगा आप दहशतगर्द हो, कोई उठा के कुछ भी कहेगा, और आप चौक पे बैठे हुए हो। यू हैव नो वे टू डिफेंड योर सेल्फ। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ऐसे लॉज जो हैं जो अपने
पॉलिटिकल भाइयों को फ्यूचर में मसलों में डाल सकते हैं या बेचारों को ज्यादतियों में फंसा सकते हैं, उनसे हमें रिफ्रेन करना चाहिए। इट टुक मी 4 years टू प्रूव कि मेरी नानी जो है वो मेरी मुलाजमा नहीं है, 4 years टू प्रूव कि मेरे मामू जो हैं वो मेरे गार्ड नहीं है, एंड 4 years टू प्रूव कि मेरे 7 years टू प्रूव कि मेरे नाना जो है वो मेरे ड्राइवर नहीं है, मेरे ऊपर केस बना दिया था। तो जिस मुल्क में आपके लॉज और रूल्स और रेगुलेशंस इस तरह के हों कि आपके जो सामने चीज़ पड़ी होती है उसमें इतनी ज़्यादतियाँ हो सकती हैं, तो हमें रिफ्रेन करना चाहिए, हमें बड़े सोच समझ के चलना चाहिए और देख के चलना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है, यू नेवर नो कि किसके हाथ में क्या होता है और किस तरह लोग इसको मिसयूज और अब्यूज करते हैं, और जब मिसयूज अब्यूज करते हैं तो फिर इसी तरह चीजें बिल्कुल सही है। लेकिन ये कैसे दिलचस्प बात है, अभी मुर्तजा साहब चले गए, हसन मुर्तजा साहब, वरना उनसे तारिक साहब ये पूछना चाहिए था कि एक तरफ तो आज बिलावल साहब कह रहे हैं नैब को खत्म कर दें, और इन्हीं पार्टी के कायम मकाम सदर गिलानी साहब जो हैं वो ये ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं जिसमें और एम्पावर कर रहे हैं नैब को। तो ये कैसा मतलब तजाद है एक पार्टी? गिलानी साहब खुद नैब के विक्टिम गए हैं, 5 साल नैब की जेल उन्होंने काटी अडियाला जेल में। हाँ। तो अब इसमें क्या ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, नैब खत्म होनी चाहिए। वैसे आपके दौर में सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो आपके दौर में रहे हैं नैब के जरिए, नैब के केसेस में, मेरा ख्याल है कि जिनमें प्रूफ भी नहीं हो सका। हाँ, लेकिन देखें उसमें आप देखें किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोसेस में ऑब्वियसली आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक परफेक्ट सिनारियो नहीं होता, स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों के अंदर। जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद कभी ये इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिशियन हमेशा नहीं। वैसे आज तो आप ये कहकर जान छुड़ा रहे हैं ना कि वो नैब हमारे इख्तियार में नहीं थी, जो बंदे उठाए जा रहे थे हम तो नहीं कर रहे थे, वो तो कोई और कर रहा था, जिसने नैब का चेयरमैन लगाया था, तो ये एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता। अच्छा साहब, देखिए मैं और बात करने लगा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसका बड़ा गलत इस्तेमाल भी किया गया, आपके दौर में भी किया गया। देखिए मान लेना क्या हर हमारे देखिए मैं कहे ना हमारे दौर में हुआ, हमने नहीं किया, हमारे दौर में देखिए हमारे दौर में कम से कम क्रॉस द बोर्ड भी था। देखिए हमारी पार्टी के अक्रॉस द बोर्ड ऑल पीएमएल लीडरशिप, नो हमारी पार्टी के सप्तान साहब, ठीक है, केपीके में पिछले 2013 में हमारे एक मिनिस्टर थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। उसके अलावा उस दौर में एक मिनिस्टर परवेज खटक, एक हमारे, और ये पंजाब में एक और आदमी थे हमारे जो सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब में, वो भी उनके ऊपर भी नैब का केस था। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है हमारे मुल्क में, तो जो जुडिशल प्रोसेस है वो भी, उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं बात करूँ उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए, वो नैब हो या ना हो, मैं अदारे की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक एहतसाब का जो मौसर अदारा होना चाहिए। लेकिन मैं इस पर एक कोई कॉमेंट करना चाहूँगा। लेकिन ये बातें हम सुनते ना, ये जो एहतसाब था, एहतसाब ब्यूरो, ये बना था 97-98 के अंदर, ठीक है। तब भी इन्होंने जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तब की, सर आप ठीक करते ना आगे, आपने तो उसका और बढ़ा चढ़ा के पेश किया। ये सवाल है कि आप तो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर। देखिए ना, आपने अगर ना किया होता तो फिर तो आप उसको ब्यूरो को क्रिटिसाइज करते ना। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जमातें कंटिन्यूस, देखिए हाँ, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर पिछले 40 साल के अंदर बड़ी मैसिव करप्शन की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिशियन जो कि प्रूव नहीं हो सकी, इवन आपके ज़माने में जो कि प्रूव नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उसको प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं ये नहीं कह प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसके स्ट्रांगली इसके मैं अगेंस्ट हूँ कि सिर्फ सियासी बुनियादियों के ऊपर आप किसी को करें, और उसका जो प्रोसेस है जो कि 180 दिन का, पहले 90 दिन का रिमांड का था, उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि ऑल टुगेदर कोई हिसाब का कोई प्रोसेस ही कोई नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ना, एहतसाब के और इदारे हैं, तो मैं उसकी तो वो इससे ज्यादा पोलिटिसाइज हुए हैं, एंटी करप्शन के इदारे, वो इससे ज्यादा पोलिटिसाइज हुए हैं। आप देखिए वो तो लोगों को जो सारे इदारे खत्म करके देखिए नए इदारे बनाए, ये मेरा नया पाकिस्तान बनाए, ये मेरा सवाल है। वो तो बन रहा था, देखिए वो तो 3 साल थे। देखिए जो 40 साल का बिगाड़ था वो 3 सालों में नहीं होना था, अभी उसमें टाइम लगना था। आप कैसी वो से एक मज़ाहिया बात है, पैराडॉक्स है कि इनके जो 40 साल का था वो ये कह रहे थे कि वो साल में अब ठीक कर दें, और जो बकौल इनके हमने 2 साल में बिगाड़ पैदा कर दिया था उसको ठीक करने में इनको और 50 साल चाहिए। इनकी ये क्वेश्चन है। चलिए, बहुत शुक्रिया राना अजीज साहब आपका, तारिक अजीज साहब आपका शुक्रिया, दानियल चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।